Hi everyone and welcome back to my channel. Today I will be talking about pharmacology topic called anti-tubercular drugs. ठीक है, तो ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन आएंगी। कुछ अभी मैं कीमोथेरेपी स्टार्ट कर रही हूँ तो उसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। फर्दर विल कीप ऑन डूइंग। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सम इंडिविजुअल ड्रग्स, कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी होती हैं? आपको फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट लाइन ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो पहली बार में यूज करते हैं, फर्स्ट टाइम देते हैं जब कोई पेशेंट आता है, तो वो ड्रग्स को हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स बोलते हैं। इसमें 4 ड्रग्स हमारे पास आती हैं। एक होती है हमारे पास आइसोनियाजिड, एक होती है रिफैम्पिसिन, एक होती है पायराजिनामाइड और एक होती है इथैम्ब्यूटोल। इसका शॉर्टर निमोनिक आप बना सकते हो HRZE। HRZE से आप इसका निमोनिक बना सकते हो। आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल, ये चारों की चारों ड्रग्स बैक्टीरिसाइडल होती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं, एक्सेप्ट इथैम्ब्यूटोल। इथैम्ब्यूटोल बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग इन चारों में से है वो है आइसोनियाजिड, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। रिफैम्पिसिन जो है वो फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है इन सब में से, लेकिन वो लेप्रोसी के लिए मेन ड्रग होती है। लेप्रोसी में मेन ड्रग रिफैम्पिसिन होती है। अब हम सप्लीमेंटल ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो इनके साथ हम दे सकते हैं। इन चारों के अलावा हम स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं बंदे को और रिफैम्ब्यूटिन दे सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट लाइन ड्रग्स। अगर हम बात करें सेकेंड लाइन ड्रग्स के बारे में तो हमारे पास 4 सेकेंड लाइन ड्रग्स आती हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स हम तब देते हैं जब ड्रग रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाती है। अगर किसी पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो हम सेकेंड लाइन ड्रग्स देते हैं, जिसमें हम देते हैं PAS, थायोएसिटाजोन, इथियोनामाइड और एमिकासिन। ठीक है, इन सब में से इथियोनामाइड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो PAS, थायोएसिटाजोन, इथियोनामाइड एंड एमिकासिन आप लर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉज करिए वीडियो को और लर्न करिए। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। आइसोनियाजिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइसोनियाजिड को INH भी लिखते हैं। ये एक प्रो ड्रग होती है और ये एक्टिवेट करती है कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम को। एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है जिसका नाम है कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं एक बार। ये ड्रग क्या करती है? इनहिबिट करती है माइकोलिक एसिड फॉर्मेशन। अब माइकोलिक एसिड का क्या सीन है? माइकोलिक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर माइकोलिक एसिड नहीं प्रोड्यूस होगा तो कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। सो दे इनहिबिट माइकोलिक एसिड फॉर्मेशन। इफेक्टिव अगेंस्ट, ये जो आइसोनियाजिड ड्रग है किस किस के लिए इफेक्टिव है? इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर माइकोबैक्टीरियम के लिए इफेक्टिव होती है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अगेंस्ट रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया। रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब अगर आइसोनियाजिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो वो किस वजह से होती है? ड्यू टू म्यूटेशन इन CAT-G जीन। CAT-G जीन। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? आइसोनियाजिड का ऐसा एडवर्स इफेक्ट होता है हेपाटोटॉक्सिसिटी, लिवर डैमेज और चेज रिएक्शंस। ठीक है, इसका मेन जो एडवर्स इफेक्ट है वो यही है। बाकी इसमें एक और जो मेन एडवर्स इफेक्ट जो देखा गया है आइसोनियाजिड के यूज के साथ वो होता है न्यूराइटिस। और न्यूराइटिस किस वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 विच इज पायरिडॉक्सिन। ठीक है, सो प्रोफिलैक्टिकली ताकि न्यूराइटिस ना हो इसलिए हम प्रोफिलैक्टिकली यहाँ पे विटामिन B6 देते हैं 10 मिलीग्राम पर डे। लेकिन अगर न्यूराइटिस हो जाता है किसी बंदे को तो फिर हम पर डे 100 मिलीग्राम देते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो ये आइसोनियाजिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करता है, वो एंजाइम क्या करता है। तो कैटालेज पेरोक्सीडेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। ये माइकोलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होने देता जिसकी वजह से सेल वॉल नहीं बन पाती
और ये इफेक्टिव होता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट, रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और इसमें अगर म्यूटेशन आती है कैट जीन में तो आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंस हो सकती है बंदे को। और हेपाटोटॉक्सिसिटी, लीवर डैमेज, चेज रिएक्शंस और न्यूराइटिस कॉमनली इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। न्यूराइटिस बहुत कॉमनली होता है, इसलिए हम प्रोफिलैक्टिकली पायरिडॉक्सिन 10 मिलीग्राम पर डे देते हैं। अब हम बात करेंगे रिफैम्पिसिन के बारे में। रिफैम्पिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होता है। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पे अटैक करता है, उसको इनहिबिट करता है। इट एक्ट ऑन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बैसिलाइज, दोनों टाइप के बैसिलाइज के ऊपर ये एक्ट करता है। ओनली बैक्टीरिसाइडल कैन बी यूज्ड अगेंस्ट डॉर्मेंट बैक्टीरिया। ये सिर्फ बैक्टीरिसाइडल एक्शन ही शो करता है। बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करता है, और डॉर्मेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, जो कि केशियस लीजन्स के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करते हैं कि इनिशियली केशियस लीजन बना के उसके अंदर बैठ जाते हैं, फिर जैसे ही दवाइयां वगैरह का कोर्स पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है दवाइयां वगैरह, तो वो वापस से निकल के आगे रीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट रिफैम्पिसिन काम करता है। एडवर्स इफेक्ट्स इसका है हेपाटोटॉक्सिसिटी, फ्लू लाइक सिंड्रोम, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। जो पर्सन एंटी ट्यूबी ड्रग्स ले रहा होता है उसमें रिफैम्पिसिन मेन कॉमन होता है, तो उसमें उस पेशेंट का जो यूरिन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। कभी आपने नोटिस करा हो, कभी आपने ये चीज पढ़ी हो कहीं पे भी, बट दिस इज वेरी रेयर थिंग। मतलब रेयरली बताते हैं लोगों को ये कि ऑरेंज कलर का यूरिन आता है। यूज्ड सेफली इन रीनल डिसफंक्शन। अगर किसी बंदे को रीनल डिसफंक्शन है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपको देख के देनी पड़ेगी ये दवाई। ऐसे ही नहीं कि भाई हाँ जी ले लीजिए कोर्स में होता है, नो, you have to see all the alternate perspectives also. So hepatotoxicity, flu-like syndromes, orange discoloration of urine and renal dysfunction. Now let's talk about pyrazinamide. Pyrazinamide का important क्या है कि active against slowly replicating bacteria. This is in contrast to isoniazid जो कि फास्टली रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज करते थे। तो पायरिजिनामाइड स्लोली रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम यूज करते हैं। इट इज इफेक्टिव इन एसिडिक मीडियम, काफी ज्यादा अगर एसिडिक मीडियम अगर होता है तो ये काफी इफेक्टिव रहता है। तो जब तक एसिडिक मीडियम रहता है बॉडी में, कब तक रहता है, जब तक बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है तब तक एसिडिक मीडियम रहता है, तब तक ही पायरिजिनामाइड यूज अपने आप को अपना इफेक्ट दिखाता है पायरिजिनामाइड। जब एसिडिक मीडियम खत्म हो जाता है तो पायरिजिनामाइड का कोई यूज नहीं रहता, तो इसलिए उस टाइम पे पायरिजिनामाइड बंद कर देनी चाहिए जब स्वेलिंग नहीं होती बॉडी में। इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट इंट्रासेलुलर माइकोबैक्टीरियम, एक्स्ट्रासेलुलर के लिए यूज नहीं किया जाता, सिर्फ इंट्रासेलुलर के लिए यूज करते हैं। बेस्ट स्टरलाइजिंग एक्टिविटी होती है इसकी। मोड ऑफ एक्शन अगर हम इसका देखते हैं तो ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस की फॉर्मेशन नहीं होने देता। सो इट इज समथिंग सेम लाइक आइसोनिक एसिड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एडवर्स इफेक्ट आता है इसका हाइपरयूरिसीमिया, ठीक है, हाइपरयूरिसीमिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथैम्ब्यूटोल। इथैम्ब्यूटोल ओनली बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। ये सिर्फ यही एक ड्रग है चारों में से, जो चारों की चारों फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उनमें से सिर्फ इथैम्ब्यूटोल होता है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटीज शो करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनहिबिट्स एरेबिनोलाइज ट्रांसफरेज एंजाइम, ये अलग चीज है। एरेबिनोलाइज ट्रांसफरेज एंजाइम को ही इनहिबिट करता है, कांट फॉर्म एरेबिनोगैलेक्टिन पार्ट ऑफ सेल वॉल। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे बनता है। तो हमें एक चीज तो समझ में आई है कि माइकोलिक एसिड बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें एक और चीज समझ में आई है कि ऑब्वियसली डीएनए प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए हमें एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, हम उसको इनहिबिट कर सकते हैं। और हम एक अरेबिनोगैलेक्टिन को भी इनहिबिट कर सकते हैं, इसलिए उसके एंजाइम एरेबिनोलाइज ट्रांसफरेज एंजाइम को अगर हम इनहिबिट कर दें तो भी हम बैक्टीरियल की सेल वॉल फॉर्मेशन रोक सकते हैं, जिससे कि हम बैक्टीरिया फॉर्मेशन रोक सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है इथैम्ब्यूटोल का कि ये न्यूराइटिस कॉज करता है, जस्ट सेम लाइक रिफैम्पिसिन। कलर कांट बी डिफरेंशिएटेड, कलर कांट बी डिफरेंट ग्रीन एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लेस देन 6 years। छोटे बच्चे जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम इथैम्ब्यूटोल नहीं देते। हाइपरयूरिसीमिया जस्ट सेम लाइक pyrazinamide and peripheral neuritis।
तो न्यूराइटिस भी इसके अंदर होता है, न्यूराइटिस दैट इज जस्ट लाइक आइसोनियाजिड। तो ये 4 चीजें इसके अंदर होती है। आप कह सकते हैं कि बाकी तीनों ड्रग्स की जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो सारे इसमें हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस है इसके अंदर। ऑप्टिक न्यूराइटिस इज डिफरेंट फ्रॉम पेरिफेरल न्यूराइटिस। ऑप्टिक इज रिलेटेड टू आई कलर, ठीक है। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, चिल्ड्रन लेस देन 6 years, हाइपरयूरिसीमिया एंड पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेटाक्विनिल। बेटाक्विनिल एक नई ड्रग है, न्यू ड्रग है, जो अभी रिसेंटली इन्वॉल्व आई है मार्केट में। आपकी काफी सारी बुक्स में नहीं मिलेगी आपको ये बेटाक्विनिल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये क्या करती है कि माइकोबैक्टीरियम एटीपी सिंथेज जो होता है उसी को ही इनहिबिट कर देती है, ठीक है। एटीपी सिंथेज एंजाइम जो बैक्टीरिया का होता है उसको इनहिबिट कर देती है, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाती बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया एनर्जी नहीं बना पाता तो काम नहीं कर पाता, तो उस हिसाब से ये बैक्टीरियल फॉर्मेशन रोकती है। सो इट इनहिबिट्स बैक्टीरियो माइकोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेज एंजाइम। अब हम बात कर रहे हैं काफी सारी नई चीजों के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस अगर होती है तो क्या दें, एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस अगर होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस अगर होती है तो क्या दें, रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होती है तो क्या देनी चाहिए। तो इन तीनों, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को होती है तो वहां पे अगर नया पेशेंट है, ड्रग सेंसिटिव है या फिर लेस देन मंथ यूसेज का है, ठीक है, तो हम उसमें क्या देंगे। उसके बाद एमडीआर रेजिस्टेंट अगर है, एमडीआर रेजिस्टेंट अगर पेशेंट है तो उसमें आइसोनियाजिड जो होता है, आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन वो देते हैं। आइसोनियाजिड रिफैम्पिसिन दिया जाता है। अगर रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो उसमें क्या होता है, रिफैम्पिसिन नो आई थिंक दिस इज द अनदर टॉपिक दैट आई एम डिस्कसिंग। इसमें थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस किसी को होती है तो कौन से लोगों को होती है, ठीक है, कौन से लोगों को होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि नए लोग होते हैं या फिर जो लेस देन वन मंथ यूज करते हैं दवाइयों को, तो उनमें ड्रग सेंसिटिव टीबी हो सकती है, ठीक है। एमडीआर टीबी किन में होती है, एमडीआर टीबी तब होती है जब आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन की रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में, तब होती है। और रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस टीबी कब होती है, जब रिफैम्पिसिन से रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी। मोनोन्यूक्लियर रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है कि अमंग फर्स्ट लाइन ड्रग्स पेशेंट इज रेजिस्टेंट टू वन ऑफ देम एक्सेप्ट रिफैम्पिसिन। मोनो रेजिस्टेंट टीबी का मतलब क्या होता है कि जो सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं उनमें से किसी भी एक के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बॉडी में तो वो मोनोक्लोनल रेजिस्टेंट टीबी होती है, लेकिन रिफैम्पिसिन नहीं होती वो ड्रग, ठीक है। पॉली रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस जो होती है उसमें रेजिस्टेंस मोर देन वन ड्रग दैट इज फर्स्ट लाइन ड्रग एक्सेप्ट आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन। इन दोनों को छोड़ के बाकी दो बची हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस अगर बॉडी में होती है तो वो पॉली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है। एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अगर होता है, बिल्कुल ही एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, तो उसमें क्या होता है, वो एमडीआर पेशेंट होता है, वो रेजिस्टेंट होता है आइसोनियाजिड से, रिफैम्पिसिन से, रेजिस्टेंट होता है फ्लोरोक्विनोलोन से, एंड ओनली 1 सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो अब हम आगे चलते हैं। न्यू पेशेंट, अब हम इसमें बात करने वाले हैं किस तरह से हमें ड्रग देनी है लोगों में, ठीक है, किस तरह से हमें ड्रग देनी है लोगों में अगर नया पेशेंट आता है टीबी का। बिकॉज टीबी एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन है, काफी ज्यादा चलती है। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ टीबी, ठीक है। तो इसलिए जो टीबी का मैकेनिज्म है, जिस हिसाब से हम चलता है, इसका कोर्स जिस हिसाब से चलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जाता है। तो अगर नया पेशेंट आता है तो नए पेशेंट को हम 6 महीने तक दवाई देते हैं। पहले 2 महीने हम चारों के चारों फर्स्ट लाइन ड्रग्स देते हैं, फिर बाकी के 4 महीने में हम फर्स्ट लाइन वही वाली ड्रग्स देते हैं, वही चारों देते हैं, बस उसमें से हम पायरिजिनामाइड हटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम खत्म हो जाता है, स्वेलिंग बॉडी की उतर जाती है, तो पायरिजिनामाइड काम नहीं कर पाएगी।
तो नया पेशेंट अगर आता है तो 6 महीने का कोर्स चलता है, जिसमें 2 महीने आपको चारों दवाइयां देनी होती हैं फर्स्ट लाइन ड्रग की, और बाकी के 4 महीने आपको पायरिजिनामाइड हटा के बाकी की तीनों फर्स्ट लाइन ड्रग्स देनी होती हैं। अगर एमडीआर रेजिस्टेंट पेशेंट आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 तरह का कोर्स करते हैं, एक छोटा करते हैं, बड़ा। छोटे वाले कोर्स में हम ऑलमोस्ट 9 से 11 महीने तक का कोर्स होता है, और बड़ा वाले में 18 टू 20 मंथ्स तक का कोर्स होता है। अब शॉर्ट कोर्स में क्या सीन होता है, शॉर्ट कोर्स में क्या होता है कि अगर 9 मंथ का शॉर्ट कोर्स हम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या देते हैं, 6 महीने तक के लिए बेडाक्विनल देते हैं। फॉर 6 मंथ्स वी गिव बेडाक्विनल। ठीक है, शॉर्ट टर्म का क्यों देते हैं, बिकॉज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ टीबी। छोटे टाइम तक के लिए हम क्यों देते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं होता और वो एक्सपोज भी नहीं होता सेकेंड लाइन ड्रग से, तो हम इसलिए उसको शॉर्ट टर्म के लिए बेडाक्विनल दे देते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बेडाक्विनल तो देते ही देते हैं, साथ में क्या करते हैं, पहले 4 से 6 महीने के तक हम उसको हाई डोज आइसोनियाजिड, पायरिजिनामाइड, एथाम्ब्यूटोल और लेवोफ्लॉक्सिन, क्लोफ्लुजिमिन और इथियोनामाइड देते हैं। ठीक है, इसमें से जो इथियोनामाइड और जो आइसोनियाजिड होता है ये नेक्स्ट फेज में नहीं होती, बाकी सारी ड्रग्स होती हैं। तो मतलब क्या है कि अगर हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट में दवाइयां दे रहे हैं, शॉर्ट कोर्स के लिए दे रहे हैं, 9 मंथ्स अप टू 9 to 10 मंथ्स तक का दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, 6 महीने तक बेडाक्विनल तो देते ही हैं, साथ ही साथ शुरू के 4 से 5 महीने हम आइसोनियाजिड की हाई डोज देते हैं, पायरिजिनामाइड दैट इज जेड वो देते हैं, साथ में इथैम्ब्यूटोल देते हैं, लियोफ्लॉक्सासिन देते हैं, क्लोफ्लुजिमिन देते हैं और इथियोनामाइड देते हैं। ठीक है, सारी दवाइयां हो गई। उसके बाद की बचे हुए टाइम में बचे हुए जो भी बचे हुए 5 मंथ्स होते हैं, बिकॉज हमें ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स तक का बना के चलना होता है, तो अगर आप पहले के 4 महीने में ये सब दवाई दे रहे हैं तो नेक्स्ट 5 मंथ्स में हम उसमें से आइसोनियाजिड और इथियोनामाइड हटा देते हैं, बाकी सारी दवाइयां चलती रहती हैं। ठीक है, बाकी सारी दवाइयां चलती रहती हैं। जो इथियोनामाइड होती है वो सेकेंड लाइन ड्रग होती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें बाकी सारी दवाइयां जो है आइसोनियाजिड और पायरिजिनामाइड और एथैम्ब्यूटोल फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, प्लस लिवोफ्लॉक्सासिन और क्लोफ्लुजिमिन एक्स्ट्रा सप्लीमेंटल ड्रग्स हैं, प्लस इथियोनामाइड सेकेंड लाइन ड्रग है। ये सारा हमने फर्स्ट, इसको हम इंटेंसिव फेज बोलते हैं। फिर कॉन्टिन्यूस फेज में बाकी के 5 महीनों में हम आइसोनियाजिड और इथियोनामाइड को हटा देते हैं। अगर हम लॉन्ग कोर्स देते हैं, लॉन्ग कोर्स, ठीक है, अगर हम लॉन्ग कोर्स दे रहे हैं तो उसमें हमारी इंटेंसिव फेज 6 से 7 महीने तक चलती है और कॉन्टिन्यूस फेज 12 महीनों तक चलती है। पूरा का पूरा 18 से 20 महीनों तक का कोर्स होता है ये। और इसमें हम क्या करते हैं, 3 ग्रुप होते हैं हमारे पास। ग्रुप ए में हम 3 ड्रग्स देते हैं, लिवोफ्लॉक्सासिन, लेनिजोलिड और बेडाक्विलिन। ठीक है, ये 3 ड्रग्स देते हैं। ग्रुप बी में हम क्या करते हैं, क्लोफाजिमिन और साइक्लोसेरिन देते हैं। और ग्रुप सी में हम इथैम्ब्यूटोल, पायरिजिनामाइड देते हैं, बाकी जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो देते हैं। तो इंटेंसिव फेज में क्या होता है कि जो शुरू के 6 से 7 महीने तक चलती है उसमें हम ग्रुप ए की ड्रग्स देते हैं और कोई भी एक ग्रुप बी की ड्रग देते हैं। ठीक है, कोई भी, चाहे वो क्लोफाजिमिन हो चाहे वो साइक्लोसेरिन हो, और बाकी सारी ग्रुप ए की ड्रग्स लिवोफ्लॉक्सासिन, लेनिजोलिड और बेडाक्विलिन। कॉन्टिन्यूस फेज में हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस फेज में हम जो ग्रुप ए की तीनों ड्रग्स थी उनमें से बेडाक्विलिन को हटा देते हैं, लिवोफ्लॉक्सासिन और लेनिजोलिड देते हैं, प्लस दूसरी वाली एक सी ड्रग देते हैं। ग्रुप बी में से जो 2 सी ड्रग्स थी उसमें से दूसरी वाली देते हैं। अगर हमने पहले इंटेंसिव फेज में क्लोफाजिमिन दी है तो हम कॉन्टिन्यूस फेज में साइक्लोसेरिन दे देंगे। ठीक है, आगे ही बात समझ में। सो ये सारी ड्रग्स हम देते हैं लॉन्ग कोर्स में। ठीक है, लॉन्ग कोर्स में ये सारी ड्रग्स चलती हैं। तो ये था हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का मैकेनिज्म, और किस हिसाब से क्या कौन सी ड्रग देनी है और कौन से ग्रुप्स हैं यहाँ पे
और एक थोड़ी सी छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पे जो क्रिएट हो गया था, मुझे लग रहा था कि ये ड्रग्स के बारे में बताएगा, बट आगे ड्रग्स नहीं है ये। इसका मतलब ये था कि अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है तो क्या होता है उस पेशेंट के अंदर, कौन सा पेशेंट होता है या कौन सी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है, उसके बारे में था ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैंने थोड़ा गलत बता दिया था यहाँ पे, बट बाद में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड ऑल दीज इज जस्ट एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग टॉपिक, जिसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लर्न करे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल और आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको और ऐसे बेहतर बेटर वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।